हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अधिकांशा क्लासेस। मैं हूं आदित्य और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन प्लांट्स का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि सभी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं और हमने जाना कि प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस करके किस तरह से बनाते हैं। और एक्टिविटी 1.1 के बाद में अब हम सेकेंड पार्ट को इस पैराग्राफ से शुरू करेंगे। You often see slimy green patches in pond और stagnant water bodies। आपने अक्सर तालाब में या रुके हुए पानी में गंदे से दिखने वाले हरे रंग के धब्बों को देखा होगा। These are generally formed by the growth of organism called algae। ये एल्गी नाम के ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ की वजह से हमको दिखाई देते हैं। You can guess why algae are green in color। क्या आप गैस कर सकते हो, क्या आप सोच सकते हो कि एल्गी ग्रीन कलर की क्यों होती है? दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर। उनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो हरे रंग के दिखाई देते हैं। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी अपना फूड फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर कर सकता है, बना सकता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्लांट्स के कौन कौन से अलग फूड होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने अभी पढ़ा कि प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा करके। द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। और यही कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अदर फूड ऑफ कंपोनेंट्स को भी सिंथेसाइज करते हैं, फूड के और कंपोनेंट्स को भी बनाते हैं, जैसे प्रोटीन और फैट्स। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेज विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब उनके अंदर नाइट्रोजन होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन। तो प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। आपको याद होगा कि नाइट्रोजन हवा में बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है। However, plants cannot absorb nitrogen in this form। लेकिन फिर भी प्लांट्स नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म में अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। सॉइल के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को गैसियस फॉर्म से प्लांट्स यूज कर सकें ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और उसे सॉइल के अंदर रिलीज कर देते हैं। दीज आर अब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विद द वाटर। और इसी यूजेबल फॉर्म को प्लांट्स जिस टाइम पर पानी को अब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू, उस टाइम पर अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। You also might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil। आपने देखा होगा कि जो किसान होते हैं वो अपने खेतों में ऐसे फर्टिलाइजर डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा होती है। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और इसी तरह से प्लांट्स अपने दूसरे तत्व के अलावा नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल कर लेते हैं। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन एंड विटामिन। और फिर प्लांट्स प्रोटीन और विटामिन को भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट्स में न्यूट्रिशन के दूसरे मोड्स। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। वो फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, वो फूड नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डेराइव न्यूट्रिशन। तो वो प्लांट्स किस तरह से सर्वाइव करते हैं और किस तरह से वो अपने न्यूट्रिशन को पाते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। ह्यूमन और एनिमल्स की तरह कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के द्वारा बनाए गए खाने के ऊपर डिपेंड होते हैं। दे यूज़ द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और वो प्लांट्स हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन के हेट्रोट्रॉफिक मोड को यूज़ करते हैं, जिस तरह से ह्यूमन और एनिमल्स करते हैं। लुक एट फिगर 1.5।
Do you see a yellow wiry branched structure twining around the stem and branches of a tree? आप इस चित्र में एक घुमावदार ब्रांच्ड स्ट्रक्चर को देख रहे हो। ये जो जालीनुमा जो स्ट्रक्चर है इसकी बात हो रही है यहाँ पर। आप यहाँ पर इसे देख रहे हो जो कि एक पेड़ की स्टेम और ब्रांचेज में लिपटा हुआ है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। दिस इज़ अ प्लांट कॉल कसकटा। एक प्लांट है जिसे कैसकटा बोलते हैं और इसे लोकल लैंग्वेज में या हिंदी में इसको अमरबेल भी बोलते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग। तो ये रेडीमेड फूड लेता है किस प्लांट से? जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ा हुआ है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इट कॉल द होस्ट। तो एक ऐसा प्लांट जिसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे होस्ट बोला जाता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, ये होस्ट प्लांट से न्यूट्रिएंट्स को ले लेता है। कैसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट और इसीलिए इसको पैरासाइट बोलते हैं। पैरासाइट क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अगर हम मच्छर की बात करें तो मच्छर एक पैरासाइट है क्योंकि वो हमारे ब्लड को चूज़ कर अपने खाने की पूर्ति करता है। तो ऐसे ही प्लांट होते हैं जो कि दूसरे प्लांट के ऊपर निर्भर रहते हैं और वो जिस प्लांट के ऊपर चढ़ते हैं तो उसी प्लांट से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो इसलिए इसको पैरासाइट बोला गया है क्योंकि ये भी दूसरे प्लांट के ऊपर निर्भर रहता है। इसलिए कैसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। कैसकटा को पैरासाइट बोलते हैं। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो ए काइंड ऑफ पैरासाइट? क्या हम और दूसरे जानवर भी एक पैरासाइट का ही एक प्रकार हैं? यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर। आप इसके बारे में सोचो और अपने टीचर से डिस्कस कीजिए। पहली wants to know whether mosquito, bed bugs, lice, leeches that suck our blood are also parasite। तो पहली जानना चाहती है कि ये सभी क्या जो हमारा खून चूसते हैं ये भी पैरासाइट होते हैं? तो हाँ, ये भी पैरासाइट ही होते हैं। Have you seen or heard of plant that can eat animals? क्या आपने कभी सुना है या देखा है कि प्लांट भी एनिमल्स को खा सकते हैं? There are few plants which can trap insects and digest them। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और उनको पचा भी सकते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग? क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? ये कोई अलग बात नहीं है? तो हाँ, अलग बात तो है। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर्स। कुछ प्लांट्स ग्रीन भी हो सकते हैं और कुछ प्लांट्स कुछ अलग कलर के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। तो यहाँ पर एक इमेज दिया हुआ है 1.6 में। इस प्लांट की तरफ देखना है हमको। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। तो इस चित्र में जो पिक्चर के जैसा यानी मटकी के जैसा एक हिस्सा दिखाई दे रहा है या फिर जग के जैसा आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पत्ती का ही एक मॉडिफाइड पार्ट है। मतलब पत्ती अपने आप को डेवलप करके इस रूप में आ गई है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। और पत्ती का सिरा मतलब पत्ती का आगे वाले भाग उसने एक ढक्कन का रूप ले लिया है जिससे वो पिक्चर के मुंह को खोल या बंद कर सकता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। पिक्चर के अंदर बहुत सारे बाल या रेशे बोल सकते हैं वो होते हैं जो कि डायरेक्टेड डाउनवर्ड नीचे की तरफ झुके होते हैं। व्हेन द इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जब इंसेक्ट पिक्चर के अंदर लैंड करता है, द लिड क्लोज, तब क्या होता है? लिड क्लोज हो जाता है, जो ढक्कन बना हुआ है वो बंद हो जाता है। एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट एंटेंगल्स इनटू द हेयर, और जो भी इंसेक्ट अंदर गया है वो बालों में फंस जाता है। द लिड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, तो ढक्कन बंद हो जाता है और वो जानवर जो कीड़ा होता है वो फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इन द पिक्चर। इंसेक्ट होता है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है। कैसे डाइजेस्ट होता है? वो डाइजेस्टिव जूस से होता है। एक्चुअली होता क्या है कि पिक्चर के अंदर जैसे ही कोई इंसेक्ट फंसता है तो वहाँ से एक जूस रिलीज़ होता है, पिक्चर के अंदर जूस रिलीज़ होता है और वो जूस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करने के काम में आता है। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड, और जो इंसेक्ट डाइजेस्ट होता है या कहो कि उस जूस में गल जाता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को प्लांट एब्सॉर्ब कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को खाते हैं उन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। क्या ऐसा हो सकता है कि भाई जो प्लांट्स, इस तरह के प्लांट्स जिस मिट्टी में उग रहे हैं, क्या उन्हें उस मिट्टी से पूरा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे? और देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ से बुजो भी पूछ रहा है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। बुजो इज कन्फ्यूज्ड, if the pitcher plant is green and carried out photosynthesis, then why does it feed on insect?
अगर पिचर प्लांट ग्रीन है और वो फोटोसिंथेसिस भी करता है तो वो इनसेक्ट को क्यों खाता है? तो इन दोनों का आंसर देखिए सेम ही होगा। इसका आंसर ये है कि भाई वो फोटोसिंथेसिस करता है, ग्रीन है, लेकिन उससे उसके न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी नहीं हो पाती, इसी वजह से वो इंसेक्ट्स को फीड करता है, इंसेक्ट्स को खाता है और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स की अपनी कमी को पूरा करता है। तो देखिए यहाँ पर ये पिचर प्लांट का फोटो दिया हुआ है, मैं इसको समझा देता हूँ आपको एक बार। ये देखिए इसकी लीव्स हैं जो कि ग्रीन दिखाई दे रही हैं आपको कलर में। ये लीव्स ग्रीन होती हैं और जैसे जैसे ये लीव्स बड़ी होती जाती हैं तो इनमें से एक जग के जैसी शेप का स्ट्रक्चर आगे बन जाता है और उसमें ये ढक्कन लगा होता है। और यहाँ पर ये जग जैसे स्ट्रक्चर की इमेज को बड़ा करके दिखाया हुआ है, जहाँ पर ये तो पत्ती का आगे का हिस्सा हो गया जिसमें जग बनता है और उसके ऊपर ये ढक्कन लगा हुआ है जो कि किसी भी इंसेक्ट के अंदर जाने के बाद बंद हो जाता है। तो ये पिचर प्लांट है जो अपने खाने की कमी को पूरी नहीं कर पाता, इस वजह से ये इंसेक्ट को खाकर अपना खाना पूरा करता है, अपने न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करता है। नेक्स्ट है सेप्रोट्रॉप्स। यू माइट हैव सीन द पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने वेजिटेबल मार्केट में मशरूम के पैकेट्स को बिकते हुए देखा होगा। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सोइल और रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। आपने बारिश के सीज़न में, जिस टाइम बारिश होती है उस टाइम पर आपने सड़ी हुई लकड़ी पर या फिर गीली मिट्टी में आपने छाता के जैसे कुछ फूले हुए पैचेस को उगते हुए देखा होगा, जैसा कि आपको फिगर 1.7 में दिखाया गया है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम। तो अब हमें ये पता करना है कि किस तरह का न्यूट्रिएंट इनको चाहिए होता है और उसे वो किस तरह से अपने पास प्राप्त करते हैं, किस तरह से उनको वो न्यूट्रिशन मिलता है। बुजो वांट्स टू नो हाउ दिस ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिएंट्स। बुजो जानना चाहता है कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट्स को कैसे अपने पास पाते हैं, न्यूट्रिएंट्स को कैसे पाते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल डू। उनके पास एनिमल्स की तरह मुंह नहीं होता। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। और वे ग्रीन भी नहीं होते जिससे उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता और वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना भी नहीं बना सकते। अब यहाँ पर ये एक्टिविटी दी हुई है 1.2, इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के बताऊँगा। मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या करने के लिए बोला गया है। एक हमको ब्रेड लेना है, जिस ब्रेड में हमें उसे थोड़ा गीला करके और गर्म जगह पर रखना है, जिससे उसके ऊपर 3-4 दिन में कुछ फ्लफी पैचेस आ जाएंगे और वो पैचेस को हमें जूम करके देखना है कि वो कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो इसे हम एक अलग वीडियो में देखेंगे, तब तक हम इसके आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो जिन फ्लफी पैचेस के बारे में हमने अभी ब्रेड की बात की थी उसी के बारे में आगे बताया गया है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। इन ऑर्गेनिज्म को फंगी कहते हैं। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उनके पास न्यूट्रिशन का एक अलग से तरीका होता है, वो अपना न्यूट्रिशन अलग तरह से लेते हैं। दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। उन्होंने कहाँ से न्यूट्रिएंट्स लिया? उन्होंने ब्रेड से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब किया। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग मैटर। तो न्यूट्रिएंट्स लेने का, न्यूट्रिशन का एक ऐसा तरीका जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी सड़े हुए या मरे हुए मैटर से न्यूट्रिएंट्स लेता है, इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे मेथड को क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। Such organism with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं उनको सेप्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। फंगी किस पे उगता है? पिकल्स पे उगता है। फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर बताया गया है फंगी कहाँ कहाँ उग सकता है। फंगी पिकल्स यानी अचार पर, लेदर पर, कपड़ों पर और इसी तरह के कुछ आर्टिकल्स पर उग जाता है अगर हम उनको एक लंबे समय तक गर्म और नम वाले वेदर में छोड़ देते हैं तो। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन के टाइम में, जिस टाइम बारिश होती है उस टाइम पर ये बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मैनेज ऑफ फंगी इन योर हाउस। अपने पेरेंट्स से पूछिए कि वो किस तरह से अपने घर को फंगी से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं, मतलब फंगल के जो बीज होते हैं जिनसे फंगल उगता है, वो जनरली कहाँ पर होते हैं? वो एयर में प्रेजेंट रहते हैं हमेशा। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। तो जब भी इन्हें गर्म और नमी वाली चीज़ें मिलती हैं तो वहाँ पर ये अंकुरित हो जाते हैं और बढ़ने लगते हैं।
नाउ यू कैन फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब हमें ये पता करना है कि हम अपनी चीज़ों को ख़राब होने से कैसे बचाएंगे। इससे पहले यहाँ पर बुजो और पहली ने कुछ पूछा हुआ है, तो एक बार इसे भी देख लेते हैं। पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज विच शी वॉर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाय फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। पहली ये जानकर हैरान है कि उसके वो अच्छे जूते जिन्हें उसने किसी स्पेशल ओकेजन पर पहना था वो बारिश के मौसम में फंगी की वजह से खराब हो गए। सी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगी अपेयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब वो ये जानना चाहती है कि अचानक से बारिश के मौसम में फंगी क्यों दिखाई देने लगती है। और यहीं पर बुजो जानना चाहता है। बुजो सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज व्हीट फील्ड वर स्पॉइल्ड बाय फंगस। बुजो कह रहा है कि एक बार उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताया था, उसके दादाजी ने उसको बताया था कि उनके गेहूं का खेत फंगस की वजह से खराब हो गया था। ही वांट्स टू नो इफ फंगी कॉज डिसीज ऑल्सो। वो जानना चाहता है कि क्या फंगस बीमारियां भी लाती है। पहली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम आर यूजफुल। पहली उसे बताती है कि बहुत सारी फंगी ऐसी होती हैं जो हमारे लिए यूजफुल होती हैं, जैसे कि यीस्ट या मशरूम। बट सम फंगी कॉज डिसीजेज इन प्लांट्स एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो कुछ फंगी ऐसी भी होती हैं जो ह्यूमंस में, एनिमल्स में और प्लांट्स में डिसीज यानी बीमारियों को भी पैदा करती हैं। सम फंगी ऑल्सो यूज एज मेडिसिन। और कुछ फंगी को हम मेडिसिन के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो एक साथ रहते हैं और अपने साथ में शेल्टर यानी अपनी रहने की जगह को और न्यूट्रिएंट्स को आपस में शेयर करते हैं। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। और इस तरह के रिलेशनशिप को, जहाँ पर कोई भी दो ऑर्गेनिज्म या फिर दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म अपने शेल्टर को और अपने न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। सर्टेन फंगी लिव्स इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट। कुछ फंगी प्लांट्स के रूट में रहते हैं। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। और वो प्लांट्स होते हैं वो फंगस को क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। और बदले में फंगस क्या देता है प्लांट को? वो उसे पानी देता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी देता है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एल्गा एंड अ फंगस लिव टुगेदर। तो एक लाइकेन नाम का ऑर्गेनिज्म है जिसे हम काई बोलते हैं, उसके अंदर एल्गा और फंगस एक साथ रहते हैं, जिसमें एल्गा के पास बहुत सारा क्लोरोफिल होता है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गा। तो फंगस क्या करता है? फंगस एल्गा को शेल्टर यानी रहने के लिए जगह, पानी और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। और बदले में एल्गा फूड बनाता है और वो फंगस को प्रोवाइड करता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मिट्टी के अंदर वापस से न्यूट्रिएंट्स को कैसे लाया जाता है? हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेतों में खाद या उर्वरक को डालते हुए देखा है? और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन और इन द पॉट्स। और या फिर आपने किसी गार्डनर को यानी माली को अपने बगीचे में या फिर पॉट्स में खाद या मैन्योर्स को डालते हुए देखा है? डू यू नो वाई दिस इज डन। क्या आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता है? यू लर्न दैट प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने अभी सीखा कि प्लांट्स मिट्टी से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो जो मात्रा होती है न्यूट्रिएंट्स के और मिनरल्स की, वो मिट्टी के अंदर से धीरे धीरे से कम होती रहती है और ख़त्म हो जाती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एटसेट्रा। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, खाद और उर्वरक होते हैं, वो अपने अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर कंटेन रखते हैं। उनके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। These nutrients need to added from time to time to enrich the soil। और मिट्टी को अच्छा करने के लिए हमें समय समय पर ये सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें मिलाने होते हैं। We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of the plant। अगर हम प्लांट की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते रहेंगे तो हमारे प्लांट्स हेल्दी रहेंगे और वो ग्रो करते रहेंगे।
Usually, crop plants absorb a lot of nitrogen and the soil become deficient in nitrogen. आमतौर पर क्या होता है कि जो फसल वाले पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को अब्जॉर्व कर लेते हैं और उस वजह से मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। आप ही जानते हो कि नाइट्रोजन गैस हवा में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में से यूज़ करते हैं उस तरह से वो नाइट्रोजन गैस को यूज़ नहीं कर सकते। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। उनको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती है, मतलब उन्हें घुली हुई फॉर्म में चाहिए होती है। द बैक्टीरियम कॉल्ड रिजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द यूजेबल फॉर्म। तो यहाँ पर बताया है कि एक बैक्टीरिया होता है जिसे रिजोबियम कहते हैं। वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से अपने अंदर लेता है और उसे कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में, मतलब जिस फॉर्म में प्लांट यूज़ कर सकते हैं उस फॉर्म में। बट रिजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। लेकिन रिजोबियम खुद से अपना खाना नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम्स, peas, moongs, beans and other legumes and provide them with nitrogen। तो इस तरह के बैक्टीरिया बेसिकली कहाँ पर रहते हैं? वो चने की, मटर की, मूंग की, बीन्स की फलियों के अंदर रहते हैं और उनको कन्वर्ट की हुई नाइट्रोजन दे देते हैं। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और बदले में प्लांट्स उस बैक्टीरिया के लिए रहने के लिए घर देता है, जगह देता है और खाना देता है। They thus have the symbiotic relationship। और इस तरह से वो symbiotic relationship में, मतलब साझेदारी वाला रिश्ता वो लोग निभाते हैं। This association is of great significance for the farmer। और ये साझेदारी फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। They can reduce the use of nitrogenous fertilizer where leguminous plants are grown। तो जहाँ पर भी इस तरह के फली वाले प्लांट्स को उगाया जाता है वहाँ पर उनको फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम से कम करना पड़ता है। द मोस्ट ऑफ पल्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेग्यूमिनियस प्लांट्स। तो बहुत सारी दाल ऐसी होती हैं जो कि लेग्यूमिनियस प्लांट से ही हमको मिलती हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ प्लांट आर ऑटोट्रॉफ्स। तो आपने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि ज़्यादातर प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद से तैयार करते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफिक। कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि पैरासाइट होते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, या फिर सेप्रोट्रॉफिक होते हैं। दे कैन ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर फूड। और सभी एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो खाने के लिए दूसरे प्लांट्स या फिर दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्टली हेटेरोट्रॉफ्स? क्या हम कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पार्टली हेटेरोट्रॉफ यानी कि आधे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं? तो हाँ, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आधे तो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि आधा खाना वो अपना खुद से तैयार करते हैं और बचा हुआ न्यूट्रिशन वो किसी दूसरे इंसेक्ट को खाकर पूरा करते हैं।